हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सो आज हम लोग यहाँ पर हेनरी फेयोल के बारे में पढ़ेंगे। हेनरी फेयोल के 14 जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट को लेकर, उसके बारे में आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्टली जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहें। और मैनेजमेंट की यदि स्पेसिफिक बात करें तो 6 क्लासेस अभी तक आपकी हो चुकी है। प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर यदि कोई भी क्लास आपकी मिस हुई है तो उसको ज़रूर से विजिट कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 जो हमने कल के सेशन में स्टार्ट किया था, आज हम लोग उसको यहाँ पर उसका सेकंड सेशन कंप्लीट करने जा रहे हैं। हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में आज के सेशन में डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। और जनरल मैनेजमेंट का आपका कोर्स भी अवेलेबल है। यदि आप कोर्स को बाय करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज हर एक चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, तैयारी अपनी करना चाहते हैं, तो आप एक बार से ऐप को विजिट कर लीजिएगा। ऐप पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और ऐप का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। देखो, प्रबंधन के हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत, इन्होंने 14 अलग अलग प्रिंसिपल्स के बारे में बताया है। देखो, प्रिंसिपल ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नए शब्दों को ध्यान रखना है, नई चीज़ें ध्यान रखना है। जो आप डेली रूटीन में या बेसिक मैनेजमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, बस इनको इन्होंने क्या करा है, 14 प्रकार से अरेंज कर दिया है ना। तो बस वही बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें, कोई नई चीज़ इसमें नहीं होगी, बस 14 नाम आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखो, प्रबंध विज्ञान ने आधुनिक विश्व को उन्नति के अनेक अवसर प्रदान किए। मतलब जो मैनेजमेंट आया है उससे क्या हुआ है, कई सारे रास्ते खुल गए हैं, है ना। विश्व को उन्नति के अनेक अवसर प्रदान किए। इस विज्ञान के विकास क्रम में अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति कुछ सिद्धांतों का विकास हुआ। मतलब इसमें कुछ प्रिंसिपल से, मतलब जब भी आप मैनेजमेंट करते हैं तो कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांतों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन अनेक विद्वानों के अध्ययन, अनुसंधान और अनुभव का परिणाम है। मतलब जो सिद्धांत की बात की गई ना, कई लोगों का इसमें एक्सपीरियंस है ना, कि जिन्होंने अपने अपने अनुभव शेयर किए थे, रिसर्च करी है, अध्ययन किया है, उसके ऊपर ये बेस्ट है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। प्रबंध के सिद्धांत पारिस्थितिक, सापेक्ष तथा व्यवहारनिष्ठ होते हैं। मतलब जो डेली प्रतिदिन व्यवहार में आप प्रयोग करते हैं, है ना। हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंध के सिद्धांत पूर्ण रूप से लचीले तथा प्रत्येक परिस्थिति में लागू करने योग्य होना चाहिए। देखो, हेनरी फेयोल की मैनेजमेंट प्रिंसिपल को लेकर क्या डेफिनेशन है, क्योंकि आज हेनरी फेयोल के बारे में पढ़ेंगे। कल जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा उसमें टेलर के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। जब ये दोनों सेशन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं वो कंपैरिजन से भी बनते हैं कि हेनरी फेयोल और टेलर का जो प्रिंसिपल के जो सिद्धांत है उसमें क्या डिफरेंस है ना। ऐसी चीज़ें बनती है। तो पहले आज फेयोल को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, नेक्स्ट में टेलर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो प्रबंध के सिद्धांत पूर्ण रूप से लचीले होते हैं तथा प्रत्येक परिस्थिति में आप इसको लागू कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये प्रिंसिपल ऐसे है कि हर एक जगह हम अप्लाई इसको कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रबंधन के बारे में देखा था, तो नॉर्मली यदि हम केस कंसीडर करें कोई भी, तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि मैनेजमेंट जो चीज़ें होती है हर जगह इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन फेयोल ने, ये जो फेयोल मानते हैं कि इन्होंने जो 14 चीज़ें बताई है, 14 जो प्रिंसिपल्स बताए हैं, वो दैनिक प्रतिदिन या हर सामान्य स्थिति में भी इसको लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रबंध की तकनीकों का अत्यधिक विकास हुआ है। अनेक विद्वानों ने प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। हेनरी फेयोल को प्रबंध के आधुनिक सिद्धांतों का जन्मदाता भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता का सर्वप्रथम अनुभव किया। प्रबंध की सिद्धांत के फादर किसे माना जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, हेनरी फेयोल को माना जाता है। सेशन के लास्ट में कुछ 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे जो इस टॉपिक से कनेक्टेड है। वहाँ पर आप देखेंगे प्रबंध की सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो आंसर आपका क्या होगा, फेयोल होगा, ठीक है। चलिए, तो 14 प्रिंसिपल्स में से सबसे पहला प्रिंसिपल आपके सामने है। 14 चीज़ों के बारे में जानेंगे। और जैसे कि यहाँ पर येलो कलर में जो चीज़ें हाईलाइट करी गई है, जैसे कि कार्य का विभाजन, है ना। तो सबसे पहले जैसे ही ये स्क्रीन पर आए जो भी मेन पॉइंट है हमारे 14, तो सबसे पहले खुद से प्रश्न पूछना कि कार्य का विभाजन का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब कार्य को क्या करिए, बांट कर करिए, अकेले मत करिए, सब लोगों में मिल बांट कर कार्य करिए। मतलब देखने से तो यही समझ में आ रहा है कि कार्य विभाजन का ये मतलब होगा। अब आप पढ़िए कि इसकी थ्योरी क्या है ना। एक बार मन में इमेज बन जाएगी ना, तो समझने में आसानी होगी। यह कार्य विशिष्टता का सिद्धांत है। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य के योग्य नहीं होता है। आप मछली को
पेड़ पर बैठने का बोल दो या फिर बंदर को बोल दो कि वो पानी में तैर ले, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या नहीं। तो हर एक व्यक्ति जो है सारे कार्य नहीं कर सकता है, सबकी अपनी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती है। जैसे कि हम लोग बोले कि कोई पढ़ाने में परफेक्ट होता है, कोई बिजनेस करने में परफेक्ट होता है, कोई किस चीज़ में परफेक्ट होता है, तो सबका अपना अपना है ना, सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर भी मेंशन की गई है डिवीजन ऑफ वर्क में, कि ये सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य के योग्य नहीं होता है, और न ही एक व्यक्ति को अनेक कार्य करने के लिए देने से वह किसी कार्य में दक्ष होता है। मतलब मैं ये भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, तो ऐसे वो परफेक्ट नहीं बन सकता है। अतः यह आवश्यक है कि कार्य का विभाजन कर विशिष्ट व्यक्तियों को विशिष्ट कार्य के लिए नियुक्त किया जाए। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि मेरा ये कार्य एक व्यक्ति करे, तो दूसरे व्यक्ति को आप दूसरा कार्य दे दो, तीसरे को अगला कार्य दे दो। ऐसा नहीं कि सब बोल दो कि सब तू ही कर ले, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। और स्पेसिफिक जब आप बिजनेस कर रहे हैं, है ना, कोई मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उसमें तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना। तो कार्य का विभाजन कर विशिष्ट व्यक्तियों को विशिष्ट कार्य के लिए नियुक्त किया जाए, ताकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिक तीव्रता हो, मतलब कि आप कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट कर पाए। तो पहली लाइन कार्य विभाजन से क्या समझ में आया? कार्य विभाजन से ये समझ में आया कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, कार्य को बांट कर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अकेला व्यक्ति देख रहा है कि हाँ ये सब मैं कर लूँगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, प्राधिकार और उत्तरदायित्व की बात करते हैं, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं, है ना। अब ये प्राधिकार और उत्तरदायित्व क्या है ना। अब मैंने क्या बोला था कि जैसे ही ये हेडलाइन आपके सामने आएगी, हेडिंग आपके सामने आएगी, तो पहले खुद से प्रश्न पूछना कि इसका मीनिंग आप क्या समझते हो, मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है ना। मतलब सबके पास अपनी अथॉरिटी होना चाहिए, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। शायद ऊपर ऊपर से हमने यही सोचा होगा कि हर एक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारियाँ होगी, है ना। अब थ्योरी पढ़ते हैं। फेयल के अनुसार प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व एक दूसरे से संबंधित है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? प्राधिकार के अभाव में कोई व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर सकता। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन बोल सकते हैं इस पैराग्राफ में। इसने क्या बोला है, यदि आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है तो आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ही नहीं पाओगे। मैंने आपको बोल दिया है, जैसे कि हम लोग एक स्कूल की कल्पना कर लेते हैं, है ना। आप एक टीचर है वहाँ के, मैंने आपको बोल दिया कि कोई भी स्टूडेंट जो है यहाँ पर जो है जो हमारा मेन ऑफिस है इसके अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको इतना बोल दिया, तो ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, है ना। लेकिन आपको ये दायित्व नहीं है, मान लो उस केस में आपको ये दायित्व नहीं है, आपको ये अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी भी बच्चे को इस तरीके से ऑफिस रूम में जाने से रोक सकें। ठीक है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिल गई, है ना, आपको कार्य तो मिल गया कि आपको किसी को भी प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर जाने का मना करना है। लेकिन बच्चे आपसे पूछ रहे कि आप हमको क्यों रोक रहे हो, मतलब आपके पास क्या राइट है, आपके पास क्या अधिकार है कि आप हमको प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर जाने से रोक रहे हो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, है ना। मतलब आपके पास वो है ही नहीं ना, वो अथॉरिटी नहीं है, आपके पास वो अधिकार ही नहीं है कि आप किसी भी बच्चे को किसी भी जगह जाने से या प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर जाने से रोक सके, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर जब आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो डेफिनेटली आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाओगे। बच्चे ज़बरदस्ती करके प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर घुस जाएंगे, है कि नहीं। ये वाली चीज़ पॉसिबल है ना। तो यही बोल रहा है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है तो उसकी अथॉरिटी भी तो आपके पास होना चाहिए, मतलब आप उसमें निर्णय तो ले पाए, एटलीस्ट डिसीजन मेकिंग पावर तो हमारे पास होनी चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि जिन व्यक्तियों को कार्य करने का दायित्व सौंपा जाए उन्हें अवश्य अधिकार भी दिया जाए। जैसे मैंने कि यहाँ पर कुछ भी एक XYZ कोई भी ले लो, जैसे ये एग्जांपल लिया ही था, ऐसे एक और एग्जांपल ले लो। मैंने किसी को बोला कि तुम्हें ये क्या करना है, सारा पेमेंट यहाँ पर कलेक्ट करना है। जस्ट बहुत बेसिक सा एग्जांपल, बिजनेस में भी देख रहे हैं कि कोई किसी को हमने दुकान पर बिठा दिया कि तुम्हें ये जो ग्राहक वगैरह है इनको संभालना है, हैंडल करना है, सामान वगैरह मांगे तो दे देना, किसी भी शॉप पर कपड़े वगैरह XYZ किसी भी शॉप पर। अब उसको ये तो बोल दिया कि ग्राहक आए तो, लेकिन हमें जो है अभी तक उसको वो गुल्लक का अधिकार नहीं दिया कि तुम गुल्लक खोल के पैसे वगैरह ले लेना। अगर वो डेफिनेटली दिन भर दुकान पर बैठ रहा है तो लेन देन तो वो करेगा, है ना। तो वो वाली चीज़ हो जाती है कि उसको अथॉरिटी भी यहाँ पर मिलना चाहिए। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो डेफिनेटली अथॉरिटी भी मिलना चाहिए, है ना। तो ये वही बात होगी कि कोई भी ये व्यक्ति, यदि आपके या कोई अपना ही क्यों नहीं हो गया, वो दिन भर काम कर रहा है तो डेफिनेटली उसको पैसों का लेन देन करना है, मतलब इसको वो राइट भी होना चाहिए कि वो गुल्लक से पैसे निकाल कर सामने वाले को दे सके, उसको चेंज दे सके, राइट, वो वाली चीज़ है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अथॉरिटी भी होना चाहिए। आई थिंक 2 एग्जाम्पल दिए सफिशियंट होंगे, बाकी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। चलो डिसिप्लिन की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति या समूह को नीति, नियमों, कार्यविधियों, अच्छा अनुशासन क्या बोलता है, सबसे पहले तो हमें यही पूछना था, अनुशासन का मतलब क्या होता है। अनुशासन का मतलब ये होता है कि आपको अनुशासित रहकर काम करना है, आपको किसी भी आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी है, कोई भी नेगेटिव
डायरेक्शन में नहीं जाना है। ठीक है, ऊपर ऊपर से तो यही पता चल रहा है। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति या समूह को नीति, नियम, कार्य विधियों तथा निर्देशों का पालन करना पड़ता है ना। और इसी परिस्थिति को अनुशासित कार्य की संज्ञा दी जाती है। अनुशासन एक विस्तृत शब्द है जिसमें किसी संस्था के कर्मचारियों की आज्ञाकारिता, व्यवहार तथा आदर की अभिव्यक्ति होती है। अनुशासन बनाए रखने के लिए संस्थागत लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण या पूर्ण सहायता मिलती है। देखो, अनुशासन बनाए रखने से क्या होगा कि कोई भी हमारा जो टारगेट है, अगर कोई भी डिसिप्लिन में रहकर यदि उस कार्य को करेगा तो डेफिनेटली हम लोग अपने टारगेट को जल्दी यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। तो अनुशासन यही चीज़ बोलता है, राइट। तो यहाँ तक समझ में आ गया अनुशासन का मतलब क्या है कि कोई भी कार्य यदि आप कर रहे हैं, यदि आप उसके बॉस भी हैं, उस कंपनी के मालिक भी हैं, या कोई साधारण से एम्प्लॉय भी हैं, है ना, तो भी आप सभी को क्या करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, अनुशासित यहाँ पर रहना पड़ेगा। कि लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को ऑब्जर्व करके ही सीखते हैं। अगर आपने डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करा तो डेफिनेटली दूसरे भी क्यों करेंगे, है ना। तो डिसिप्लिन में रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ओके, आगे बढ़े, एक बार और देख ले तीन कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहले तो डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य को इक्वली डिवाइड करो, सभी के बीच में डिवाइड करो, सभी मिलकर कार्य करेंगे। सेकंड, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो डेफिनेटली उसको प्राधिकार भी देना पड़ेगा, उसको अधिकार भी मिलने चाहिए। तीसरा, अनुशासन, डिसिप्लिन में रहकर कार्य करो। फोर्थ नंबर के पॉइंट की बात कर लेते हैं, आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। अब ये यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है, नाम से क्या समझ में आ रहा है, आदेश की एकता मतलब कि जब भी आप आदेश दें, कोई भी आप बोल रहे हैं ना, आप निर्देश दे रहे हो, तो उसमें यूनिटी होना चाहिए। जैसे कि एक क्लास में 4 टीचर हो गए, मतलब स्कूल में 4 टीचर हो गए ऐसा मान लो, है ना। स्कूल में 4 टीचर है जो क्लास 5th के हैं, है ना। अब क्लास 5th में एक टीचर ने आकर कुछ बोल दिया कि कल तुम्हें ये वाला कार्य कंप्लीट करके लाना है, प्रिंसिपल ने ऐसा बोला। फिर दूसरे ने आकर कुछ दूसरा बोल दिया। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। मतलब कि आपने 4 टीचर से अलग अलग न्यूज़ सुन ली कल के बारे में, है ना। मतलब जो लाइक कल क्या होने वाला है, कल क्या क्या इवेंट होने वाले हैं, 4 अलग अलग न्यूज़ आ गई, तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सेम चीज़ हमारे मैनेजमेंट में भी होगी। क्या होगी, कार्य करने वाले व्यक्ति को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। आदेश देने वाला अधिक होने पर अनुशासन भंग हो सकता है। मतलब एक ही टीचर जो है यहाँ पर जो है निर्देश जो है पूरी क्लास को देगा या पूरे स्कूल को देगा। अगर 4 अलग अलग लोग निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, मतलब एक टीचर ने कुछ और बोल दिया, दूसरे ने कुछ और बोल दिया, तो डेफिनेटली वहाँ पर जो डिसिप्लिन है, थर्ड नंबर का जो पॉइंट था अनुशासन, वो क्या होगा, भंग होगा। ठीक है, अधिकार कमजोर पड़ता है तथा श्रमिक की प्रवृत्ति काम टालने वाली हो जाती है। अतः यह सिद्धांत अनेक अधिकारियों के स्थान पर एक ही अधिकारी का औचित्य माना जाता है। अब इसका एक रियल मैनेजमेंट से रिलेटेड आप एग्जांपल लेना चाहें तो आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि कई सारे श्रमिक यहाँ पर काम कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर मैनेजमेंट संभालने वाले 3 से 4 लोग हैं। अब एक मैनेजमेंट के कोई अधिकारी यहाँ पर आए, उन्होंने कुछ श्रमिकों को आदेश दे दिया कि आपको ये कार्य कंप्लीट करना है। फिर दूसरा कोई व्यक्ति आया, थोड़ी देर में उसने कुछ दूसरा काम दे दिया कि आपको ये करना है। फिर तीसरा कोई आया, उसने कुछ और कार्य यहाँ पर श्रमिकों को थमा दिया। तो इस केस में क्या होगा कि श्रमिक उब जाएंगे कि ना, फिर वो काम टालते रहेंगे कि यार इस काम को टाल दिया जाए, या फिर वो कल के ऊपर छोड़ देंगे। तो उनकी प्रवृत्ति फिर वो वाली हो जाएगी, है ना। तो आदेश की एकता होनी चाहिए। जब भी कोई कमांड दी जाए तो उसमें क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। किसमें, आदेश देने में, है ना। अलग अलग चीज़ें, अभी किसके बारे में आपने पढ़ा, आदेश या कोई भी इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो, कोई भी कमांड आप दे रहे हो, तो एक समान दो या एक ही व्यक्ति के द्वारा दो। ठीक है, निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जब आप निर्देश दें, है ना, कोई भी गाइडेंस वगैरह आप दे रहे हैं, सलाह वगैरह आप दे रहे हैं, तो भी उसमें यूनिटी यहाँ पर होनी चाहिए। एक ही प्रकार के कार्यों के लिए एक ही निर्देश तथा एक ही योजना होनी चाहिए। मतलब कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए निर्देश भी एक समान होना चाहिए, है ना। जैसे कि कोई भी प्रोग्राम यहाँ पर किया जा रहा है, या कोई भी हम लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं, है ना, तो उसमें हमको इंस्ट्रक्शन वगैरह मिलता है, गाइडेंस वगैरह मिलता है, या डायरेक्शन मिलती है कि इस गेम को ऐसे खेला जाएगा। तो डेफिनेटली निर्देश तो एक ही होना चाहिए। एक व्यक्ति यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहा है कि आप इस गेम को ऐसे खेलेंगे, फिर पीछे से हमारा कोच आता है तो हमको बोल देता है नहीं, इस गेम को ऐसे नहीं खेलना, तुम ऐसे खेलो। तो डेफिनेटली वहाँ पर कन्फ्यूजन की सिचुएशन बनती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि एक ही प्रकार के कार्यों के लिए एक ही निर्देश तथा एक ही प्लानिंग होना चाहिए। निर्देश की एकता से फयोल का आशय यह है कि सामान्य उद्देश्य के लिए व्यक्तियों के एक समूह के लिए एक समान निर्देश होना चाहिए। फयोल ने बोला है कि संगठन के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए निर्देशों की एकता महत्वपूर्ण है, जबकि कर्मचारियों के कुशलतापूर्वक संचालन करने के लिए आदेश की एकता महत्वपूर्ण है। मतलब ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको स्टार बनाकर लिख लो।
अपने 4 और 5th में या 4th और 5th जो प्रिंसिपल है ना, 14 नियम में चौथा और 5वें नंबर पे आपने क्या पढ़ा, चौथे नंबर पे पढ़ा आपने आदेशों की एकता, है ना, और 5वें नंबर पर आप क्या पढ़ रहे हो, निर्देशों के बारे में पढ़ रहे हो, मतलब कि आप डायरेक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फेयोल ने क्या बोला है, जो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है अगर ये अच्छे से चले तो इसके लिए क्या होना चाहिए, निर्देशों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, या इसके अंदर यूनिटी का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन जब कर्मचारी कार्य कर रहे हो तो उसमें आदेशों की एकता का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। ठीक है, मतलब एक आप यूँ समझ लो ना कि ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट जो क्लास हुई थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था और मैनेजमेंट पढ़ा था, राइट, यही पढ़ा था। तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक संगठन होता है, इसमें कई सारी टीम्स होती है जो मिलकर काम करती है, यही पढ़ा था। तो अगर संगठन अच्छे से चले, एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चले, तो उसके लिए जो है जितनी भी डायरेक्शन दी जा रही है टीम को, उसमें क्या होनी चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। और जबकि कर्मचारियों के कुशलतापूर्वक कार्य संपन्न करने के लिए उनको जितने भी यहाँ पर आदेश दिए जाते हैं, उनको यहाँ पर जितनी भी कमांड दी जाती है, उसमें यूनिटी यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 6 नंबर के पॉइंट की। पढ़ो इसको और क्या समझ में आ रहा है। सामान्य हितों के सामान्य व्यक्तित्व हित कोण, मतलब सब ऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा होगा, देखो सब ऑर्डिनेशन होना चाहिए किसका, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब हम लोग अपने व्यक्तिगत हित को क्या करें, गौण करें, है ना, मतलब सभी का हित हो, इस चीज़ के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। हम लोग अपने पर्सनल प्रॉफिट के बारे में ना सोचते हुए सभी के इंटरेस्ट के बारे में ध्यान रखें, है ना, समझ तो यही आ रहा है। चलो इसको पढ़ते हैं। किसी समूह में व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सामूहिक हित को अधिक महत्व दिया जाता है, मतलब मैं अपने बारे में ना सोचते हुए अपनी पूरी टीम के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में सोचूं कि सभी को क्या हो, प्रॉफिट यहाँ पर हो। यद्यपि व्यक्तिगत और सामूहिक हितों में समन्वय रखना प्रबंधकों का मुख्य दायित्व होता है, फिर भी यदि इनमें कहीं टकराव होता है तो सामूहिक हितों की रक्षा व्यक्तिगत हितों को समर्पित कर देना चाहिए। मतलब यहाँ पर जैसे कि नॉर्मली कंसीडर किया गया है कि सभी के हित का ध्यान रखना आवश्यक है ना। तो अगर ऐसा कभी होता है कि जहाँ पर पर्सनल प्रॉफिट की बात की जाती है और पूरी कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाती है, तो किसको प्रेफर किया जाएगा, पूरी कंपनी यानी कि सामूहिक हित को प्रेफर किया जाएगा, और व्यक्तिगत जो हित है उसको समर्पित कर दिया जाएगा। समर्पित करना मतलब कि उसको भूल जाओ, सभी के बारे में सोचो, है ना, वो वाली चीज़। तो सामान्य हित के सामने व्यक्तिगत जो हित है उसको क्या कर देना चाहिए, गौण कर देना चाहिए। गौण मतलब कि छुपा लेना या हटा लेना चाहिए। किसके बारे में सोचना चाहिए, सभी के हित के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, चलो 7 नंबर के पॉइंट पर आ जाते हैं। कर्मचारियों को पारिश्रमिक, है ना। अब कर्मचारियों को पारिश्रमिक कैसे, मतलब उनको जो भी पारितोषिक मिलता है वो किस तरीके से मिलना चाहिए या कैसे देना चाहिए, वही होगा। मतलब उनको जो भी पैसा या जो भी सम्मान, जो भी चीज़ें मिल रही है, तो आर्थिक पारिश्रमिक के लिए प्रत्येक व्यक्ति कार्य करता है। ठीक है, अतः कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं का पारिश्रमिक पर्याप्त होना चाहिए तथा भुगतान करने के लिए उचित विधियों का निर्धारण करना चाहिए। प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली के द्वारा कर्मचारी पूर्ण निष्ठा, लगन और क्षमता से कार्य करते हैं तथा श्रम अधिक अच्छे बने रहते हैं। जो श्रम संबंध होते हैं वो भी यहाँ पर अच्छे बने रहते हैं। अच्छा, ये तो डायरेक्टली आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये क्या लिखा हुआ है। मतलब जो भी कर्मचारी हमारे यहाँ काम कर रहा है उसको पर्याप्त उसकी सैलरी मिलती रहे, है ना, टाइम टू टाइम सैलरी मिलती रहे, और साथ ही जो तरीके हैं, जिस तरीके से भुगतान किया जा रहा है, जैसे हम लोग उनको यहाँ पर उनकी जो सैलरी है मंथली वो दे रहे हैं, साथ में उनको थैंक यू भी बोल रहे हैं, या फिर उनको एक नॉर्मल सा लेटर भी लिख रहे हैं, या जिस भी तरीके से आप दे रहे हैं, मतलब उनकी प्रशंसा आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इससे जो श्रम संबंध है वो भी अच्छे बने रहेंगे और कर्मचारी निष्ठावान होकर लगन के साथ यहाँ पर कार्य को करता रहेगा। ठीक है, तो ये 7th प्रिंसिपल हो गया। 8th प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, जो केंद्रीकरण होता है उसकी बात कर लेते हैं। फेयोल की मान्यता है कि किसी संस्थान में प्राधिकारों का केंद्रीकरण उसी सीमा तक होना चाहिए जहाँ तक संभव हो, और विभिन्न स्तरों पर प्राधिकार एवं दायित्वों में संतुलन बना रहे। केंद्रीकरण इस बात पर भी निर्भर करता है कि संस्था की प्रकृति कैसी हो और अधीनस्थों की कार्यकुशलता का स्तर कैसा है। मतलब केंद्रीकरण से हम लोग क्या समझ रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन से क्या कर रहे हैं, जैसे क्षमता जो है एक व्यक्ति के पास होती है, 1 सेकेंड, क्या हो गया ये,
चलो, केंद्रीकरण क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 जो पॉइंट नंबर 8 है, सेंट्रलाइजेशन क्या बोल रहा है, केंद्रीकरण जो है किसी एक सीमा तक होना चाहिए। अब केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन से हम लोग क्या समझते हैं, सारा अधिकार जो है एक ही व्यक्ति के हाथ में, जैसे पुराने समय में होता था ना कि सारे निर्णय कौन लेता था, राजा लेता था, पूरे जो शक्ति है ना, वो किसके पास होती थी, राजा के पास होती थी। तो इसने यही बोला है कि किसी संस्था में प्राधिकारों का केंद्रीकरण उसी सीमा तक होना चाहिए जहाँ तक संभव हो। मतलब ऐसा नहीं कि सारी शक्तियाँ जो है एक ही व्यक्ति के हाथ में दे दी जाए, पूरी कंपनी जो है एक ही व्यक्ति उसके क्या ले रहा हो, डिसीजन ले रहा हो, है ना। तो इन्होंने यही बोला है, किसी संस्था में प्राधिकारों का केंद्रीकरण उसी सीमा तक होना चाहिए जहाँ तक संभव हो और विभिन्न स्तरों पर प्राधिकार एवं दायित्वों में संतुलन बना रहे। मतलब स्पेसिफिक कोई एक सेक्टर हो गया जिसका कोई एक मैनेजर हो गया जो इसको हैंडल कर रहा है और वो इसका पूरा सेंट्रलाइज कर रहा है, मतलब इसके डिसीजन वो ले रहा है। फिर दूसरा कोई सेक्टर हो गया, दूसरा कोई सेक्शन हो गया जिसका डिसीजन कोई दूसरा व्यक्ति ले रहा है। तो इनमें क्या होना चाहिए, इनमें भी बैलेंसिंग होना चाहिए, है ना। तो ये इस तरीके से सेंट्रलाइजेशन की या केंद्रीकरण की बात कर रहे हैं। केंद्रीकरण इस बात पर भी निर्भर करता है कि संस्था की प्रकृति कैसी है और अधीनस्थों की कार्यकुशलता का स्तर क्या है, मतलब कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, कौन सी कंपनी को आप मैनेज करके चल रहे हैं। सेंट्रलाइजेशन उस चीज़ पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, स्केलर चेन की बात कर लेते हैं, श्रेणी श्रृंखला की बात कर लेते हैं। श्रेणी श्रृंखला से तात्पर्य यह है, श्रेणी श्रृंखला से क्या समझ में आ रहा है, मतलब कि एक चेन चलती रहनी चाहिए, है ना, मतलब बातचीत होती रहनी चाहिए, एक तरीके से हम लोग ये भी बोल सकते हैं। तो श्रेणी श्रृंखला से तात्पर्य यह है कि किसी उपक्रम में ऊपर से नीचे तक तथा नीचे से ऊपर तक पदाधिकारियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। जैसे हमने कम्युनिकेशन के टाइप देखे थे क्लास के अंदर, जनरल मैनेजमेंट में टॉप टू बॉटम होता है, बॉटम टू अप होता है ना, टॉप डाउन और बॉटम अप प्रोसेसिंग होती है। तो श्रेणी में यही होना चाहिए कि ऊपर से नीचे तक कम्युनिकेशन होना चाहिए और नीचे से ऊपर भी होना चाहिए। मान लो कोई श्रमिक है, कोई कर्मचारी है, अपनी बात ऊपर तक पहुँचाना चाहता है तो वो ईजीली, आसानी से, सामान्य तरीक़ों से यहाँ पर पहुँचा सके। तो इसने यही बोला है कि जो कम्युनिकेशन होता है, श्रेणी श्रृंखला का मतलब क्या होता है कि किसी उपक्रम में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक पदाधिकारियों के मध्य संप्रेषण के उद्देश्य से संपर्क रूपी एक श्रृंखला होनी चाहिए और सभी स्तर के अधिकारियों को इसका पालन करना चाहिए। ठीक है, श्रेणी श्रृंखला का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इससे आदेश की एकता का संवत ही पालन हो जाता है। जो भी आदेश दिए जा रहे हैं, जो भी कमांड्स दी जा रही है, उसको डायरेक्टली यहाँ पर सभी व्यक्तियों के द्वारा फॉलो कर लिया जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक हम लोग जा रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन सभी के पास इक्वली जा रहे होंगे, समान जा रहे होंगे, एक समान जा रहे होंगे। जैसे कि कोई यहाँ पर मैनेजर हो गया, उसने नीचे इन्फॉर्मेशन पहुँचाई, फिर उसने लीड तक पहुँचाई, लीड ने अपने जो भी अपने नीचे के एम्प्लॉयज़ हैं तो उन तक पहुँचाती, तो सेम इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर श्रेणीकरण होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, व्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए एक निश्चित स्थान निर्धारित हो, मतलब व्यवस्था यहाँ पर प्रॉपर तरीके से होना चाहिए तथा वह वस्तु तथा व्यक्ति उसी निर्धारित स्थान पर रहे। प्रबंध का आधारभूत सिद्धांत वस्तु एवं व्यक्ति दोनों की उचित व्यवस्था करता है ताकि न्यूनतम प्रयासों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति यहाँ पर करी जा सके। इसके अतिरिक्त विशिष्ट स्थान पर कार्यरत विशिष्ट व्यक्ति को उसके कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। मतलब एक व्यवस्था होनी चाहिए कि इसको ये व्यक्ति देखेगा, जैसे हम लोग शादी वगैरह में भी करते हैं ना, सबको अपना अपना टास्क दे देते हैं कि इसको खाने का देखना है, इसको कैटरिंग का देखना है, इसको पूरा ये मैनेजमेंट देखना है ना। तो वैसे ही यहाँ पर पूरा एक ऑर्डर मेंटेन करते हुए चलना चाहिए ताकि हम लोग ये बोल सकें न्यूनतम प्रयासों द्वारा जो अपने लक्ष्य है उसको हम लोग यहाँ पर प्राप्त कर सकें। और इसके अतिरिक्त विशिष्ट स्थान पर कार्यरत विशिष्ट व्यक्ति को उसके कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके ताकि जिसने जो भी कार्य किया है, अगर कोई गलती होती है तो केवल उसी व्यक्ति को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल माना जाए, है ना। तो यहाँ पर प्रॉपर ऑर्डर में यहाँ पर चीज़ों को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आगे बात करते इक्विटी की बात कर लेते, समानता की बात कर लेते। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, सभी व्यक्ति को इक्वली हमें यहाँ पर ट्रीट करना पड़ेगा। तो प्रबंधन न्यायपूर्ण व दयापूर्ण व्यवहार से कर्मचारियों की वफादारी एवं स्नेह को प्राप्त कर सकता है। मतलब जो भी मैनेजमेंट है अगर सभी के साथ बहुत अच्छे तरीके से सभी को इक्वली ट्रीट करता है तो डेफिनेटली यहाँ पर उसको फ़ायदा मिलेगा, है ना। प्रबंधकों द्वारा किया गया समतापूर्ण व्यवहार कर्मचारियों में निष्ठापूर्वक व समर्पित कार्य करने की भावना को जन्म देता है, जिससे कि उनकी कार्य क्षमता में यहाँ पर वृद्धि होगी। तो ये किसकी बात हो गई, यहाँ पर इक्विटी की बात हो गई, समानता की बात हो गई। आगे चलते हैं, कर्मचारियों में कार्यकाल में स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, मतलब यहाँ पर जो है कार्यकाल में स्थायित्व होना चाहिए। अब आप इसको कैसे समझ रहे हैं, मतलब इसका मीनिंग यहाँ पर क्या होगा। जैसे बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लिया जाता है कि हम लोग आपको 5 साल के लिए हायर कर रहे हैं,
5 साल हम लोग आपसे काम करवाएंगे, फिर अब वो लोग आपको रिलीज़ कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। तो मतलब या फिर 2 साल के लिए भी ले रहे हैं, स्पेसिफिक 1 साल के लिए आपको काम पर रखा जा रहा है, उसके लिए आपको सैलरी वगैरह मिलेगी, वो सारी चीज़ें होगी। लेकिन कब तक? 1 साल, जब तक आपका बॉन्ड साइन हुआ है तब तक। तो व्यक्ति यही सोचेगा कि सिर्फ 1 साल ही तो काम करना है, तो वो कंपनी के प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचेगा। वो बंदा क्या करेगा? सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। ठीक है, तो ये स्थायित्व ये है कि आप उनकी स्टेबिलिटी भी रखिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार स्थिर कार्मिक दल संस्था की पूंजी होता है। स्थिर कार्मिक दल मतलब कि जो आपके यहाँ पर परमानेंट है। परमानेंट मतलब कि जब तक कि वो रिटायर्ड नहीं हो जाता तब तक वो आपके साथ काम करेगा। ठीक है, तो ये क्योंकि इसको यहीं रहना है, तो डेफिनेटली अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इसको भी प्रॉफिट होगा। तो ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होती है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। यदि कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व होगा तो कर्मचारी सेवा अनुरक्षा से भयमुक्त रहेंगे। ऐसे वातावरण में कर्मचारी सेवा का अंग बनकर लगन और निष्ठा के साथ कार्य सीखता है। मतलब वो सीखेगा भी सही और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में वो आपकी मदद भी करेगा। ठीक है, तथा अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए सजग भी रहता है। इससे उसकी कार्य कुशलता में निरंतर वृद्धि होती है। कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता न होना कुप्रबंध का प्रत्यक्ष प्रमाण है। फेयोल ने दर्शाया कि अनावश्यक कर्मचारी परिवर्तन की कीमत जो है भयावह हो सकती है। तो किसी को भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की लेने की बजाय हम लोग क्या लें? परमानेंट एम्प्लॉयज़ को लें। परमानेंट इन द सेंस कि हम लोग उनको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ना लें। ठीक है, हमारी साइड से तो वो क्या रहेंगे? लाइफ टाइम रहेंगे। अब वो छोड़ना जाना जो भी चीज़ है वो उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्थायित्व की बात यहाँ पर करी गई है। चलिए आगे बात करते हैं, इनिशिएटिव की बात करते हैं, पहल की बात करते हैं। मतलब हम क्या करें? इनिशिएटिव ले, कोई भी नया चीज़ है, यदि हमें आइडिया वगैरह आ रहा है तो हम लोग खुद से क्या करें? पहल करें। तो फेयल के अनुसार यदि कर्मचारी किसी अच्छी योजना को प्रस्तावित करता है तथा उसके कार्य रूप देने की सुव्यवस्था का सुझाव देता है तो प्रबंधक को उसे मान्यता देनी चाहिए कि उनकी पहल क्षमता का विकास हो चुके। मतलब कोई भी यदि चाह रहा है, उसके अंदर उस व्यक्ति को कोई अच्छी प्लानिंग वगैरह दिख रही है कि हाँ ऐसे कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है, तो डेफिनेटली उसको मान्यता यहाँ पर दी जानी चाहिए। तो प्रबंध का जो मेन पर्पस होता है या उसका जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है कि व्यक्तियों का उस स्तर तक विकास कर दिया जाए कि वह अपने कार्यों में भली भांति समझने लगे तथा उनके लिए वो उसको करने के लिए वो तत्पर रहे। व्यक्ति में स्वयं कुछ करने की भावना का विकास होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होता है। इससे निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो मतलब फेयोल ने यही चीज़ बोली है कि अगर कोई भी व्यक्ति इनिशिएटिव यहाँ पर ले रहा है, किसी भी कार्य को करने की पहल कर रहा है, तो डेफिनेटली ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये कहीं ना कहीं कंपनी के हित के बारे में ही होगा और व्यक्तियों को इस तरीके के मौके यहाँ पर देना चाहिए, है ना, ताकि वो खुद से आगे रहकर कार्य करने के लिए अवेयर रहें, जागरूक रहें। ठीक है, 14th नंबर का जो पॉइंट है वो सहयोग की भावना की बात कर रहा है ना, सेंस ऑफ यूनियन की बात यहाँ पर कर रहा है। ये सिद्धांत संगठन ही शक्ति है के महत्व को प्रदर्शित करता है। मतलब सभी क्या करिए? एक दूसरे को सहयोग करिए। स्प्रिट डी कॉर्प्स की बात यहाँ पर करी जाती है ना, इसको ये भी बोला जाता है। सेकेंड, है ना, किसी भी उपक्रम के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। मतलब कोई भी हमने टारगेट सेट कर लिया है तो सभी मिलकर उसको प्रयास करेंगे। यदि विभिन्न समूह तथा समूह के सदस्यों के बीच में सहयोग की भावना नहीं है तो लक्ष्य को प्राप्त करना क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि सभी कर्मचारी एक दूसरे के सहयोगी हैं। आपसी मतभेद भुलाकर सदैव सहयोग की भावना से कार्य करें ताकि संस्थान निर्बाध गति से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे, गतिशील रहे और आगे बढ़ती रहे। मतलब सभी को क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे के सहयोग से चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो सहयोग की भावना, सेंस ऑफ यूनियन, और या इसको बोला जाए एस्पिरिट द कॉर्प्स, हमें किसके बारे में बताती है? संगठन के बारे में, कि हमें यूनाइट होकर चीज़ों को करना चाहिए। तो संगठन ही शक्ति के बारे में बताता है। इससे भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो भी अभी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे कि एस्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? तो संगठन ही शक्ति होता है। ठीक है, चलिए तो ये 14 पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो गए। एक बार फटाफट से रिवाइज इसको कर लेते, फिर इसके बाद हम लोग इसका क्विज कंप्लीट करेंगे। अच्छा बताओ, सबसे पहले कौन सा पॉइंट हमने डिस्कस किया था फेयोल की थ्योरी में? कार्य का विभाजन डिस्कस किया था कि कार्य का विभाजन सभी को इक्वली यहाँ पर देना चाहिए, है ना। एक व्यक्ति अकेला, एक व्यक्ति सारे कार्य नहीं कंप्लीट कर सकता है तो डिवाइड कर देना चाहिए, है ना। फिर सेकंड नंबर पर हमने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में देखा है। अगर किसी व्यक्ति को आपने कोई उत्तरदायित्व दिया है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो उसके पास वो अधिकार भी होना चाहिए ताकि वो डिसीजन यहाँ पर ले पाए। व्यक्ति को डिसिप्लिन में रहकर कार्य करना चाहिए, है ना। जो कमांड दी जाती है उसमें क्या होना चाहिए? कर्मचारी के यदि कोई भी कमांड दी
जा रही है तो डेफिनेटली उसमें यूनिटी यहाँ पर होनी चाहिए। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यदि कोई भी निर्देश दिए जा रहे हैं तो उसमें भी क्या होनी चाहिए, यूनिटी यहाँ पर होनी चाहिए। यही बात किसने बोली है, फेयोल ने बोली है कि संगठन के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए निर्देशों की एकता का और कर्मचारियों के लिए आदेश की एकता का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है। 6 नंबर पर सामान्य सभी के हित के बारे में सोचना चाहिए। अगर जहाँ पर दो चीज़ों में टकराव होता है, क्लेश होता है कि सभी के हित के बारे में सोचे या मैं अपने प्रॉफिट के बारे में सोचूं, तो मुझे अपनी कंपनी के बारे में सोचना है और इसको क्या कर लेना है, गौण कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर सामान्य हित के बारे में सोचा जाएगा। तो सामान्य हित के सामने व्यक्तिगत जो हित है उसको गौण कर दिया जाए। कर्मचारियों को पारिश्रमिक, उनको उचित पारितोषिक यहाँ पर मिलना चाहिए, जितना वो श्रम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको मेहनत जो पारिश्रमिक है ना, सैलरी वगैरह मिलनी चाहिए और उनकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। इस तरीके से एक हैप्पी इन्वायरमेंट यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं केंद्रीकरण की, सेंट्रलाइजेशन की। तो जहाँ तक संभव हो केंद्रीकरण की सीमा उतनी ही होनी चाहिए, है ना, ताकि जो डिसीजन मेकिंग पावर जो है केवल एक व्यक्ति के हाथ में ना होते हुए अलग अलग तरीके से, वो किस पर डिपेंड करेगा कि संस्था की प्रकृति कैसी है और जो कार्य कुशलता है वो कैसी है, उसका लेवल क्या है। ठीक है। फिर हमने श्रेणी श्रृंखला के बारे में देखा, हमने किसके बारे में देखा, स्केलर चेन के बारे में देखा कि सभी के बीच में इक्वली कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि निर्देश जो है या इंस्ट्रक्शन जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर लोगों तक पहुँच पाए। जो भी आदेश दिए जाते हैं, जो भी कमांड्स दी जाती है, उसका नॉर्मली यहाँ पर सभी लोग उसको फॉलो कर ले। तो श्रेणी श्रृंखला होनी चाहिए, मतलब सभी के बीच में कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए। तो टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप होते रहना चाहिए। व्यवस्था, ऑर्डर। देखो ऑर्डर हमें किस बारे में बता रहा था कि सभी को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर थमा देनी चाहिए कि इसको ये कार्य करना है, इसको ये कार्य करना है, सभी के पास अपनी अपनी होगी ताकि व्यवस्था हमारी अच्छे तरीके से बनी रहे। ठीक है। फिर आगे हम लोग बात कर लेते हैं इक्विटी की, समानता की। तो सभी को हमें इक्वली यहाँ पर ट्रीट करना है, सभी के साथ हमें क्या करना है, समान व्यवहार यहाँ पर करना है, समतापूर्ण व्यवहार यहाँ पर करना है। ठीक है। कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व आना। ठीक है। कोई भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यही प्रेफर करें कि किसी भी कंपनी में कोई भी कर्मचारी ले रहे हैं तो उनको परमानेंट बेसिस पर लें। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 1 साल का बॉन्ड साइन करवा लिया या 2 साल का, परमानेंटली हम लोग उनको रखें, है ना। क्योंकि अगर कोई टेम्परेरी आता है या जिसको पहले से पता है कि मेरे को तो सिर्फ 1 साल के लिए रखा है, मेरे को तो सिर्फ 2 साल के लिए रखा है, उसके बाद मुझे निकाल देंगे, है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब लगती भी है, तो उसमें यही होता है कि कोई भी व्यक्ति इंटरेस्ट से मन लगाकर कार्य नहीं करेगा, वो कंपनी के प्रॉफिट के नहीं सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं पहल। खुद से क्या करना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आपके अंदर आइडियाज़ आते हैं, आपको आइडियाज़ आते हैं, तो डेफिनेटली आप इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेंगे और उसको यहाँ पर कंपनी के द्वारा सराहना उसकी की जानी चाहिए। ठीक है। सहयोग की भावना, सभी एक दूसरे को क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, तभी कंपनी अच्छे तरीके से चल पाएगी। और इसका मतलब भी क्या होता है कि संगठन ही शक्ति है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, संगठित होकर काम करना चाहिए। ठीक है। तो ये 14 पॉइंट्स देख लिए। अब कुछ क्विज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ क्विज कंप्लीट कर लेते हैं। प्रशासनिक प्रबंध के जनक किसे माना जाता है, आपने देखा ही था क्योंकि शुरुआत जो है इन्होंने ही करी थी। हेनरी फेयोल जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। प्रशासनिक प्रबंध के जनक हेनरी फेयोल को माना जाता है। चलिए हेनरी फेयोल लेट डाउन, हेनरी फेयोल जो है इन्होंने कितने प्रिंसिपल्स यहाँ पर दिए हैं, 12, 13, 14 और 15, 14 प्रिंसिपल्स दिए और अभी हमने डिस्कस भी किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एस्पिरिट द कॉर्प्स का मीनिंग क्या होता है, 14th नंबर पर हमने इसको पढ़ा था। यूनियन इज स्ट्रेंथ, सर्विस इज आवर मोटो, बायर बी अवेयर, या फिर प्रोडक्ट इज आवर स्ट्रेंथ। तो हमने देखा था कि संगठन ही शक्ति है, मतलब हमें क्या करना है, संगठित होकर काम करना है, ग्रुप में रहकर काम करना है। तो यूनियन इज स्ट्रेंथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हेनरी फेयोल एक फ्रांसीसी, कल के सेशन में हमने हेनरी फेयोल और टेलर दोनों के बारे में डिस्कस किया था, राइट। तो वहीं से पूछा गया कि हेनरी फेयोल कौन थे, एक फ्रांसीसी उद्योगपति थे, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या थे, खनन इंजीनियर थे। ठीक है, खनन में काम करते थे अपनी उसमें। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य और औद्योगिक प्रबंधन जो है, ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, सामान्य और औद्योगिक प्रबंधन जो है हेनरी फेयोल के द्वारा लिखी गई है। करेक्ट हेनरी है ये, है ना, हेनरी फेयोल के द्वारा लिखी गई है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सामान्य और औद्योगिक प्रबंधन को हेनरी फेयोल के द्वारा लिखा गया है।
ओके, तो ये 5 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए थे। एक आध क्वेश्चन और पूछा गया है, लेकिन वो कुछ इस तरीके से पूछा गया था, हेनरी फेयल और टेलर की जो थ्योरी है उसके मध्य कंपैरिजन वाला था। तो एक बार मैं आपको टेलर की थ्योरी भी पढ़ा दूँ, उसके बाद जो है हम लोग इसका कॉमन क्विज जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि सेशन आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। अगर कोई भी चीज़ मिस हो जाती है, कोई भी चीज़ में कन्फ्यूजन होता है, ज़रूर से एक बार कमेंट कर लीजिएगा। और ये वाली चीज़ आपको PDF जो है ऐप पर मिल जाएगी, ऐप पर जाकर विजिट कर लेना। जनरल मैनेजमेंट की क्लास में आपको ये ओपन दिख जाएगा, फ्री है ये PDF सभी के लिए, है ना। तो वहाँ से जाकर आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, तो सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज आपका सेशन 6 PM पर रहेगा, तो 6 PM पर भी क्लास में आ जाइएगा, वहाँ पर भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।